जी जनाब, एनआरवी को थोड़ा सा देखते हैं, बस थोड़ा सा ही। हमने पढ़ा था कि इन्वेंट्री को जो मेजर किया जाता है, इन्वेंट्री को मेजर किस पे किया जाता है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। यही सबसे बड़ा मसला हमारा, पेपर में भी हम यही करते हैं। सबसे पहले ये पूछा करो सर इनिशियल मेजरमेंट पूछ रहे हो या सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पूछ रहे हो। ये सवाल लाजमी पेपर में भी देखना है। हम ना जज्बाती हो जाते हैं। जैसे सवाल देखते हैं कि इन्वेंट्री मेजर्ड एट, अगर उसने लिख दिया ना इन्वेंट्री ओरिजिनली मेजर्ड एट, तो इसका आंसर कुछ और है। और जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है वो है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो इन्वेंट्री को मेजर किया जाता है नंबर 1 इनिशियल या ओरिजिनल। ओरिजिनल मेजर किस पे किया जाता है? कॉस्ट पे। और फिर सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब मैं बताता हूं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। दोबारा सुने, हमने इन्वेंट्री खरीदी, कॉस्ट पे लिखेंगे। अब कॉस्ट भी कोई आम सी चीज नहीं है कि जितने का खरीदा वही कॉस्ट है। उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड करने हैं, उसके अंदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करने हैं, वो जो कॉस्ट को मेजर करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब पूरा साल गुजर गया, कुछ इन्वेंट्री हमारी बिक गई, कुछ रह गई। जो रह गई, जो हमारे पास अनसोल्ड पड़ी हुई है, अब उसको किस वैल्यू पे लिखना है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है, जो इस साल के एंड तक नहीं बिका, जिसको आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, कहते हो, उस स्टॉक को किस वैल्यू पे लिखना है? कॉस्ट जितने का खरीदा था और एनआरवी, उन दोनों में से जो लोअर है। अब पेपर में एक सवाल आ सकता है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है? पहले मुझे आप बताएं, पेपर वाला सवाल बाद में देखते हैं। नंबर 1, नॉर्मल हालात में देयर इज नो अनसर्टन सिचुएशन अकर्ड। नॉर्मल हालात है, कॉस्ट कम होती है या एनआरवी कम होती है? इन नॉर्मल सिचुएशन एनआरवी, हम तो लिखते हैं ना लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ओके, नॉर्मल हालात में कॉस्ट कम हुआ करेगी या एनआरवी कम हुआ करेगी? एनआरवी या कॉस्ट? अदल, नॉर्मल सिचुएशन में एनआरवी कम होगी या कॉस्ट कम होगी? एनआरवी कम होगी, कॉस्ट कम होगी। तुक्के मारे हो या सोच के बता रहे हो? एनआरवी, एनआरवी, कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी। मैंने लॉजिक बाद, रीजन बाद में पूछूंगा। इरशाद, एनआरवी कम होगी, उसके बाद कॉस्ट कम होगी। मानूर, कॉस्ट कम होगी। नॉर्मल हालात, एनआरवी कहते हैं सेल को, किसको कहते हैं? नेट सेल को। और कॉस्ट कहते हैं जितने का हम खरीदे। तो नॉर्मल हालात में हमारी सेल वैल्यू कम होती है या कॉस्ट कम होती है? क्योंकि कम कीमत पे खरीद के ज्यादा पे बेचना होता है। नेट रियलाइज कितना हुआ, हमने बेच के पैसे कितने लेने हैं। तो इन नॉर्मल सिचुएशन कॉस्ट कम होती है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे, इन नॉर्मल सिचुएशन कॉस्ट कम होगी, क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा तो होगा ही नहीं कि ज्यादा कीमत का खरीद के कम पे बेचे। उसकी कोशिश क्या होगी? हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें वो कम कीमत पे बेचेगा। इट मे बी, वो क्या है? इट मे बी एनआरवी लोअर देन कॉस्ट। वो कुछ चंद सिचुएशन होगी, उसमें भी वर्ड क्या है? मे बी। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें मालिक मजबूर हो जाता है अपनी चीज को इसकी असल कीमत से भी कम पे बेचने के? नंबर 1, आउट ऑफ फैशन हो जाए चीज। पहली तो सबसे बड़ी बात है ना कि चीज डैमेज हो जाए। अगर चीज हो ही खराब गई है, अब वो चाहेगा चलो जितने पैसे भी इस यहां से इससे रियलाइज हो सकते हैं ना, वो तो करूं मैं। तो सबसे पहले कि अगर आपकी इन्वेंट्री डैमेज हो, सोना नहीं है किसी ने, ना ही कोशिश करनी, मैंने सोने देना भी नहीं है, ठीक है, जागते रहता है। इन्वेंट्री अगर डैमेज हो जाए, इसके लिए कुछ वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ऑब्सोलीट हो जाए। दूसरा, जैसे आप कहते हैं आउट ऑफ फैशन हो जाए, आउट ऑफ
वो जब चीज आउट ऑफ फैशन हो जाती है ना, उसे कोई खरीदता नहीं। फिर पैसे हमारे ना वो रुक के पड़े होते हैं, हमने इन्वेंट्री खरीद ली होती है, वो चीज आउट ऑफ फैशन है, उसकी डिमांड ही कम हो गई। फिर क्या करते हैं कि चलो यार इसको कम कीमत पर ना बेच देते हैं, ताकि जो पैसा हमारा रुका हुआ है ना, कैश फ्लो, चलो ना आने से कुछ तो आ जाए। या फिर तीसरे नंबर पर क्या होता है, डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू। डिक्लाइन इन, मेरी बात ना आपको पूरी तरह समझ आनी चाहिए, ऐसे बस लिख लिया घर जाकर तो नहीं, पूरी तरह दिमाग में ना घुस जानी चाहिए। डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू का मतलब पता है कि हमने चीज खरीद के 100 रुपए की यूनिट लेकर आए, बाद में ऐसा हुआ उसका ऐसा कुछ अच्छा कि किसी जगह से नए लोगों ने इंपोर्ट की है चीजें, तो वो तो 80 रुपए की लेकर 90 रुपए की बेच रहे हैं, और मैं तो 100 रुपए की लेकर आया था। जैसे एक केस ना ये गंदम वालों के साथ हुआ। अब गंदम वालों ने किया कि आपको शायद आइडिया नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट ने रेट निकाला 3900 या 3800। अब लोगों ने क्या किया कि ये नॉर्मल ऐसा होता था कि गंदम लोग खरीद के रख लेते थे, 5-6 महीने बाद वो 1000-1500 रुपए पर मन के हिसाब से ना ज्यादा हो जाती थी वैल्यू, तो उन्हें फायदा हो जाता था। अब हुआ ये कि लोगों ने ना जैसे ही रेट निकला ना, लोगों ने 3500 रुपए के हिसाब से 3200 रुपए के हिसाब से गंदम खरीद के रख ली कि इसका रेट बढ़ेगा हम बेच देंगे। अब उनकी कॉस्ट कितनी होगी, 3200 या 3500। अब हुआ ये कि मार्केट के अंदर तो गंदम पहले वो जो इंपोर्ट की थी वो भी पड़ी थी, ऊपर से सीजनल गंदम भी आ गई, अब 2500 रुपए रेट है। आपने खरीदा हुआ तो 3500 का 3200 का, आपसे कौन खरीदे। बाहर भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि बाहर बांग्लादेश बैठा है, चाइना बैठा है, इंडिया बैठा है, वो 2200 रुपए दे रहे हैं। तो अब जिसने 3200 की खरीदी थी सोचा था 6000 रुपए की बेचूंगा, अब जितने पे खरीदा उसमें नहीं बेच सकती। अब या तो वो वेट करे, या अगर उसने उधार लेकर पैसे गंदम खरीदी थी तो वो भी तो सर पे बैठे हैं। अब क्या है कि अगर वो बेचना चाहता है तो किस वैल्यू पे बिकेगी, 2500 की, 2200 की, 2800 की, तो मार्केट वैल्यू डिक्लाइन होगी। एक और एग्जांपल दूं, सोलर वाले। अब सोलर की ना मार्केट क्रैश कर गई। पहले लोगों ने ना सोलर महंगे महंगे खरीद के रखे, और बाद में अचानक सोलर की ना क्या वजह बनी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अब क्या है, सोलर को रेट्स पहले ना, अगर आप तकरीबन 230-250 वाट की वो बनवाते थे ना वो प्लेट सी, तो उसकी जो कीमत 40-50 हजार रुपए बन रही थी, और अभी बना तो 10-15 हजार में बन रही है। अब जिसने 25 हजार की खरीद के सोचा होगा 40 हजार की बेचूंगा, अब तो उसकी मार्केट का रेट ही कम है, उसकी मार्केट के अंदर कीमत ही डिक्लाइन हो गई है, वो आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ, ओवरऑल मार्केट की वैल्यू कम हो गई है उसकी। तो अब हमें मजबूरी है कि उसकी जो एनआरवी है, मतलब जो सेल होकर हमें पैसा दे सकती है, वो उसकी अपनी असल कीमत से भी कम हो गया। हम क्या पढ़ क्या रहे हैं पता है, एनआरवी किन किन सिचुएशन में अपनी कॉस्ट से भी कम हो जाती है। नंबर 4, मार्केट के अंदर कोई कंपेटिटर आ जाए। अब जब कंपेटिटर आता है उसका सबसे पहला हमला किसके ऊपर होता है, कीमतें कम करने के ऊपर। वो कहता है कि ताकि उसका ना मार्केट शेयर बढ़े। मार्केट शेयर का मतलब है कि लोग उससे आकर चीज खरीदें क्योंकि वो नया नया है, या तो एडवर्टाइजमेंट करेगा, या वो क्वालिटी अपनी डिफरेंट शो करेगा, या आपके बारे में गंदी गंदी बातें मार्केट में फैलाएगा, ताकि किसी ना किसी तरीके से आपका मार्केट शेयर कम हो जाए। कंपेटिटर का काम ही यही है, वो बस उसने बातों के जरिए या तो एडवर्टाइजमेंट करेगा या उसने कीमत कम कर। सबसे मेन काम क्या है, उसने कीमत कम कर। अब कीमत जब कम करेगा तो जाहिर सी बात है अब आपसे कौन खरीदने आएगा। हो सकता है वो अपनी असल कीमत से भी नीचे चला जाए ताकि कम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उसकी प्लानिंग का हिस्सा हो। तो फिर जो आप कीमत पे चीज खरीद के बैठे थे, अब जाहिर सी बात है हो सकता है आपको अब उसको कम कीमत पर, मोनोपोली पड़ा है आपने। मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, जब कोई नया बंदा एंटर होता है ना, जानबूझ के अपनी प्राइसेस ना अपनी कॉस्ट से भी कम कर देते हैं कि लो भी आ तू थे आ, उसको भगाने के लिए। तो जब कंपेटिटर आता है ना, उसको भगाने के लिए भी कभी कभी हमें अपनी एनआरवी कम कर। एनआरवी होता क्या है, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब सेल करके हमें कितना पैसा मिलेगा। गॉट इट। तो ये वो सिचुएशन है
जहां पर हमें अपनी एनआरवी हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो मेन ये सिचुएशंस है, हमारी इन्वेंटरी डैमेज हो जाए, सबसे बड़ा ये होता है आउट ऑफ फैशन, डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू, या कोई कंपेटिटर आ जाए। उसके बाद आगे चलते हैं, एनआरवी को कंपेयर करते हैं कॉस्ट के साथ। कैसे करते हैं? आइटम बाय आइटम लफ्ज लिखा आपको मिलेगा, वो मैं आज पढ़ाऊंगा। क्या करते हैं? आइटम बाय, अब आइटम बाय आइटम का मतलब दो है, आइटम बाय आइटम के मतलब दो है। कैसे? एक तो यह है कि भाई साहब अगर आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा है ना 40 यूनिट्स, कितने यूनिट्स हैं? 40। आपने ये देखना है कि क्या ये सारे ही डैमेज है या इसमें से कुछ डैमेज। अगर 40 में से वो कहता है 15 यूनिट डैमेज हो गए, तो 25 यूनिट अलग, 15 यूनिट अलग, इसको कहते हैं आइटम बाय आइटम। जिसकी एनआरवी डिफरेंट है उसको अलग ही कंपेयर करो, नंबर वन। दूसरा आइटम बाय आइटम का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 5 टाइप के यूनिट्स पड़े हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, तो ए बी सी डी को इकट्ठा कंपेयर नहीं करना। एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन हमेशा आइटम बाय आइटम। ये दो बातें ओके। तीसरी बात पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में बहुत कम आई हुई है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थोड़ा डिफरेंट है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। और ये ना एक एक बात आपने ना अलग अलग जाकर लिखनी है, अच्छा इसका ये होता है, इसका ये होता है, या अपनी किताब के ऊपर हाईलाइट कर लेना है। आपके पेपर में सवाल ऐसे आएगा जैसे आपके दिमाग में पहले ही सवाल था, इस तरह से सवाल आएगा। और मैंने पहले भी कहा था, जिस बच्चे की प्रैक्टिस थोड़ी सी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आप लोग मार खा सकते हो, अदरवाइज 1.5 घंटे में पेपर हल हो जाएगा। सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से टाइम ज्यादा लगेगा, जिसकी प्रैक्टिस कम हुई। अदरवाइज जिसने पेपर आप लोगों ने दिया ही है क्यूएम का, 1.5 घंटे में पेपर पूरा हो जाता है। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आप हो मैन्युफैक्चरर, क्या हो? अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आपकी इन्वेंटरी 3 टाइप की हो। कितनी टाइप की होगी? एक आपके पास रॉ मटेरियल होगा, एक आपका वर्क इन प्रोसेस होगा, और एक आपका फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट होगी या फिनिश्ड गुड्स होगा। ऐसा ही है। अब यहां पर आपकी कॉस्ट भी होगी, यहां पर आपकी एनआरवी में डायरेक्ट लिख देता हूं फिलहाल। हुआ ये, रॉ मटेरियल की जनाब जो कॉस्ट है ना वो 500 है, एनआरवी है 450, इसकी जो कॉस्ट है वो है 300 और उसकी एनआरवी है, मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा लिख दिया इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ना 2 सवाल यहां पर करने, आपने सवाल नहीं रेज करना क्योंकि मैंने 2 सवाल यहां पर करवाने हैं, तो इसलिए जी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स। ठीक होगी बात? कॉस्ट, एनआरवी, मैं अभी लिख रहा हूं, एनआरवी आपको फाइंड करनी पड़ेगी, सेल वैल्यू माइनस सेलिंग स्ट्रेंथ। कॉस्ट है जनाब 500, एनआरवी है 450, ये है 300 और ये लिख लो 280, और फिनिश गुड्स है जनाब आपके पास 400 की जो पड़ी हुई है, और इसकी एनआरवी है 390। गॉट इट? हमने अपना लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, किस वैल्यू पे लिखते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की हेडिंग दे लो, या यहां पर आप हेडिंग दे लो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। कैसे लिखना है हमने? लोअर, हाँ जी, 500 में से 450 तो किस किस पे लिखूं? 450 पे। 300 280 किस पे लिखूं? 280 पे। 400 पे 390 किस पे लिखूं? 390 पे। आंसर बताओ कितना आ जाएगा टोटल? 600 900 1000 1120। अब मेरे भाई जरा तगड़े हो जाओ, ख्याल से सेम क्वेश्चन में लेने लगा हूं। वही मैन्युफैक्चरर है, उसका रॉ मटेरियल है, उसका वर्क इन प्रोसेस है, उसका फिनिश गुड्स है, ठीक है जनाब, उसकी कॉस्ट है, उसकी एनआरवी है। मेरे पास कॉस्ट है 500, एनआरवी है 450, इसकी कॉस्ट है 300 ही कर लेता हूं, कॉस्ट वही ले लेता हूं सेम, हाँ जी, कॉस्ट 300 कर लेता हूं और इसकी कॉस्ट कर लेता हूं 400।
इसकी एनआरवी कर लेता हूं 350, इसकी एनआरवी कर लेता हूं 480। इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने जा रहा है। इसका मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। हाँ जी बताएं, पहले आप एक दफा लिख लें फिर मैं लिखवाता हूं। जल्दी से मुझे एक दफा आप लिखकर बताएं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे वो भी पहले एक दफा लिखो। इसका क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करके अमाउंट बताओ, फिर मैं करवाता हूं। जल्दी से जरा आखिरी कॉलम पहले फिल करो और उसके बाद फिर आपने हो गया। कितना आंसर आया? कितना? 1150। ओके की बात। अब जरा जवाब देखो। क्लोजिंग स्टॉक लिखना है आपने 500 पे, ये लिखना है 300 पे, ये लिखना है 400 पे, तो आंसर कितना आ गया? 1200। अब कॉन्सेप्ट बताओ। कॉन्सेप्ट जरा सुनिएगा। वो कहता है कि असल चीज हमने रॉ मटेरियल बेचना है या फिनिश गुड्स बेचना। कहता है अगर वो उसकी एनआरवी लोअर है ना, तो तब आपने रॉ मटेरियल की एनआरवी लोअर लेनी है, वरना अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी लोअर नहीं है ना, तो आपने रॉ मटेरियल को भी, चाहे वो लोअर है नहीं है, आपने कॉस्ट लेना है। ये है कॉन्सेप्ट। दोबारा सुनो। अब यहां पर देखें, आपने कहा यहां पर मैंने क्यों लिया उसको, फिनिश गुड्स की एनआरवी लोअर थी तो इसकी भी लोअर एनआरवी ले ली मैंने। वर्क इन प्रोसेस और रॉ मटेरियल दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट। अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी कम है तो उनकी भी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी लो। इस पे लो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी ज्यादा है तो उसको किस पे लेंगे? कॉस्ट पे। तो ऊपर वाले सिर्फ कॉस्ट पे लेंगे, फिर उसको दोबारा एनआरवी पे नहीं ले सकते। दोबारा सुने, बार बार सुने। फिनिश गुड्स अगर उसकी एनआरवी कम है तो फिर आप ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी कम नहीं है, फिनिश गुड्स को अगर कॉस्ट पे ले रहे हो, तो फिर ऊपर आपने सिर्फ कॉस्ट पे ही लेना है, फिर एनआरवी पे नहीं लेना। ओके की बात। अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी कम है तो ऊपर कॉन्सेप्ट कौन सा इस्तेमाल होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। मतलब कॉस्ट कम है तो कॉस्ट लेंगे, एनआरवी कम है तो एनआरवी लेंगे। अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी कम है, लेकिन अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी ज्यादा है, तो फिर उसको ले रहे हैं कॉस्ट पे। जी सर, अगर एनआरवी रॉ मटेरियल की ज्यादा हो, यानी 550 हो, ठीक है, तो फिर भी यानी कॉस्ट पे लेंगे? फिर तो लेने कॉस्ट पे है। लेते तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे है ना। नहीं, अगर हाँ फिर कॉस्ट पे लेंगे। दोबारा सुने ना, क्लोजिंग स्टॉक अगर उसकी एनआरवी कम नहीं है तो फिर आपने बाकी यानी रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस को लेने कॉस्ट पे, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना। कौन से वाला? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पर कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात, अगर क्लोजिंग स्टॉक की एनआरवी ज्यादा कम है तो फिर ऊपर आप देखोगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी दोनों के लिए, फिर उन दोनों में से लोअर लेना है। अगर फिनिश गुड्स लोअर है तो, अगर फिनिश गुड्स की कॉस्ट लोअर है तो चाहे उनकी एनआरवी लोअर है, आप उनको कॉस्ट पे लें। ये बात समझ लग गई? कितने कॉन्सेप्ट हो गए? दो। एक आइटम बाय आइटम वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, और एक रॉ मटेरियल और इसके ऊपर देख लें। उसके बाद नेक्स्ट आगे तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और आपका ये कॉन्सेप्ट किस नाम से आएगा? गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से आपके बुक में लिखा होगा। मैंने ये पढ़ने के लिए मना किया था उस दिन। वैसे बात है आज यानी एक ना इसके होते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और मैंने आपको पहले भी बताया था। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ध्यान से पढ़ लो, जिंदगी समझ जाएगी। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, एक एक लफ्ज के ऊपर कोई बहस नहीं करेगा आगे, क्योंकि आगे हमने FR1 के कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं। इस पे थोड़ी टाइम लगाना है, उसमें सिर्फ बता देना है, खत्म। लोगों को कैफ करने के बाद भी अकाउंटिंग नहीं आती होती ओरिजिनली, सवालों की प्रैक्टिस करके पास हो जाते हैं। लेकिन आप लोग
इस चीज से फायदा उठा सकते हो। आपको एक एक लफ्ज का पता होगा कि अच्छा इस जो स्टैंडर्ड की लैंग्वेज इसका मतलब क्या है। गुड्स इन ट्रांजिट का लफ्जी मतलब ये हुआ कि गुड्स ना आपके पास है ना आपके सप्लायर के पास है, गुड्स रास्ते में है। गुड्स कहां पर है? रास्ते में है। तो वो है किसकी? फिर वो किसकी इन्वेंट्री है? क्या हमारी या सप्लायर की? वो कहता है पहले सब्सटेंस ओवर फॉर्म के बारे में सुन लें। कहता है जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है कि जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ किसी एक चीज को नहीं देखते, ना सिर्फ लीगल टाइटल को देखते हैं। सपोज दैट कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं पहले गुड्स इन ट्रांजिट को ना छोड़ के कुछ बातों के बारे में बताने लगा हूं। एक चीज होती है चीज का लीगल टाइटल, एक होती है उसकी पोजेशन, एक होता है उसका रिस्क एंड रिवार्ड। किसी भी चीज का रिस्क एंड रिवार्ड, जिसे कहते हैं कंट्रोल भी कहा जाता है। इसे इकोनॉमिक कंट्रोल लिख दें, इकोनॉमिक कंट्रोल। ये एक ही बात के दो नाम है, इकोनॉमिक कंट्रोल। चाहे कोई चीज हो, नॉन करंट एसेट हो या इन्वेंट्री हो, इनके बारे में चार बातें। लीगल टाइटल कानूनी तौर पर किसकी है, पोजेशन इस टाइम किसके पास है, रिस्क एंड रिवार्ड या इकोनॉमिक कंट्रोल उस चीज के ऊपर कंट्रोल इकोनॉमिकली किसका है, मतलब उसका फायदा नुकसान किसका है। ठीक है, मैं एक सादा एग्जांपल देता हूं। हमने गाड़ी किराए पे दी, जो बंदा किराए पे गाड़ी चला रहा है या घर किराए पे दिया, पोजेशन हमारी है या उसकी है? पोजेशन किसकी है, कब्जा किसका है उसके ऊपर? अगर आपने कोई चीज रेंट पे दी है, उसके ऊपर कब्जा किसका है, हमारा या दूसरी पार्टी का? दूसरी पार्टी का। पोजेशन तो उनके पास है ना, लीगल टाइटल किसके पास है? हमारे पास। अब देखिए हम वो तो फिर वो घर या वो गाड़ी हुई किसकी? हमारी। यहां पर हम देख रहे हैं लीगल टाइटल। क्या देख रहे हैं? लीगल टाइटल। अब अगली बात देखें, जब हम बैंक से गाड़ी लेते हैं ना, पोजेशन हमारे पास होती है, लेकिन लीगल टाइटल तब तक नहीं आता जब तक किसने पूरी, और स्टैंडर्ड कहता है गाड़ी आप अपनी लिखो कि ये गाड़ी आपकी है, ओके, पोजेशन आपकी है। उस वक्त जिस जो हमने रेंट पे दिया हुआ है उसमें हमने देखा लीगल टाइटल। अब हम लीगल टाइटल नहीं देख रहे, क्या देख रहे हैं? पोजेशन। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है रिस्क एंड रिवार्ड या इकोनॉमिक कंट्रोल। वो कहते हैं भाई साहब असल में अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है तो नुकसान किसका हुआ, या उसको इस्तेमाल करके फायदा कौन हासिल कर रहा है। जब आप लोग किराए पे यानी लीज पे गाड़ी लेते हो ना, वो सारे रिस्क एंड रिवार्ड आपके होते हैं, बैंक के नहीं होते। जब आप लोग गाड़ी किराए पे देते हो आप, तो उसका किराया आप ले रहे होते हो। उसका जो गाड़ी को कुछ हो जाए ना, कोई ये नहीं कहेगा कि उस बंदे की गाड़ी खराब होगी, ये वो गाड़ी असल नुकसान पूरा कर देगा, वो लीगल टर्म्स होती हैं, लेकिन वो गाड़ी तो हमारी थी ना। तो देख वो कहता है कि इकोनॉमिक कंट्रोल देखो। अब मैं आता हूं गुड्स इन ट्रांजिट पे। गुड्स इन ट्रांजिट, सपोज दैट कराची से चीज लाहौर आ रही है, कराची से निकल चुकी है, लाहौर में पहुंची नहीं है। कराची से निकल चुकी है, लाहौर में पहुंची नहीं है, तो इसे बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। अब वो चीज कौन लिखेगा अपनी इन्वेंट्री के अंदर? साल एंड हो गया, आपको पता है कराची से यहां पर आने पे 2-3 दिन लग सकते हैं। ईयर एंड था हमारा 31 दिसंबर या जून कर लेते हैं, वो ज्यादा सही समय। ईयर एंड 29 जून को चीज हमने ऑर्डर बुक करवाया, उसने भेज दी 29 जून। 30 जून को हमने अपनी बुक्स क्लोज करनी है। क्लोज करने का मतलब है फाइनल अकाउंट बनाना है। अब 5 लाख की चीजें हैं, अब उसका भी ईयर एंड 30 जून है, हमारा भी ईयर एंड 30 जून है। वो गुड्स जो 5 लाख की रास्ते में है, वो है किसकी? वो अपने स्टॉक में लिखे या हम अपने स्टॉक में लिखे? वो कहते हैं आप देखो जिसका इकोनॉमिक कंट्रोल है। अगर दरमियान में चीजें खराब हो जाती हैं तो किसकी खराब हुई? अगर हमारी खराब हुई तो स्टॉक भी हमारा ही था, अगर सप्लायर की खराब हुई तो सप्लायर की थी। अब ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कैरियर से, कैरेज वाले से। वो चीज लाने वाला कौन है? हमारा बंदा है तो चीजें हमारी, उसका बंदा है तो चीजें उसकी।
जैसे सपोज दैट आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, चीज रास्ते में गायब हो जाती है, तो क्या हम क्लेम कर नहीं लेते? इसका मतलब है चीजें जब तक हमें नहीं पहुंचेगी तब तक हमारी, अगर हमने एक बंदा भेजा है कराची में, वो जा रहा था, हमने कहा वापस में मेरी चीज लेते आना, वो रास्ते में बंदा ही गायब हो गया या चीजें उससे गायब हो गई, तो अब किसका नुकसान है? हमारा, क्योंकि इकोनॉमिक कंट्रोल हमारे पास आ गया। तो गुड्स इन ट्रांजिट किसकी होती है? जिसका इकोनॉमिक कंट्रोल होता है या जिसका रिस्क एंड लीगल टाइटल या पोजेशन को नहीं देखा जाता, यही सब्सटेंस ओवर फॉर्म है। वो कहता है कि आपने ये देखना है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओवर इट्स सब्सटेंस, नॉट ऑन लीगल टाइटल या पोजेशन। सिर्फ पोजेशन या लीगल टाइटल को नहीं देखा जाता। बात समझ लगी? तो गुड्स इन ट्रांजिट में किसकी चीजें होती हैं? जिनका कंट्रोल होता है, जिसका रिस्क एंड रिवार्ड जुड़ा होता है। क्लियर होगी बात? अब कुछ सवाल करते हैं इसके और इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। और जरा अपनी बुक निकालो, और अगर बुक नहीं है तो यहां से मेरे साथ पढ़ो। मैं क्योंकि आए किताब से भी वेरीफाई करवा दूं, और एक एक लफ्ज अब आपको ऐसे लगेगा कि जैसे लिखा ही आपके लिए गया हो। वो कहता है कि जी IS2 है ना, ये इन्वेंट्री को डील करता है, ये तो आपको पता ही है। मिल गई किताब? सबके पास किताब होनी चाहिए, अगर नहीं है तो किताब साथ लाया करो। क्योंकि उसमें पहले इन्वेंट्रीज, वो कहता है कि ये एक एसेट होता है, और कौन सा एसेट होता है? हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये एक तरह का रिटेलर की डेफिनेशन लिखी हुई है, और आगे लिखा हुआ है फिनिश्ड गुड्स। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोसेस भी इन्वेंट्री होता है। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल या सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, आर इन द रेंडरिंग सर्विसेज। कहता है अगर वो अदर सप्लाईज का मतलब सुन ले। अदर सप्लाईज ये होती हैं हमारी इन्वेंट्री के साथ भी ना, जैसे अगर मैं आपको सादा एग्जांपल दूं, मैं ना ये चीजें बेचता हूं, तो मेरी इन्वेंट्री होगी। अब जब भी मुझसे कोई चीज खरीदने आएगा, मैं उसको ऐसे तो नहीं पकड़ा दूंगा, इसको शॉपिंग बैग में दूंगा, कोई ना कोई तो साथ में दूंगा ना, कोई चीज ताकि वो कवर हो जाए, तो वो भी इन्वेंट्री कहलाता है। वो जो साथ हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं ना, वो सप्लाईज के तौर पर आ जाती हैं। जैसे पैकिंग मटेरियल हमने पढ़ा था, शायद एक सवाल के अंदर आया हुआ है, तो वो पैकिंग मटेरियल वो भी हमारी इन्वेंट्री में कवर होता है। लो जी, आपका कॉन्सेप्ट आ गया। गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट आल्सो कैटेगराइज एज इन्वेंट्री ऑफ बायर। बायर हम है या सप्लायर है? बायर कौन है? खरीदने वाला। आप कहेंगे सर अभी तो हमने कुछ और पढ़ा था। नहीं, आगे भी पढ़ो। वेयर कंट्रोल रिस्क एंड रिवार्ड इज ट्रांसफर टू द बायर। अगर रिस्क या कंट्रोल बायर को ट्रांसफर हो गया तो बायर की इन्वेंट्री है, और अगर ट्रांसफर ना होता तो सप्लायर की इन्वेंट्री होती, हमारी इन्वेंट्री। आगे पढ़ के देख ले। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर काउंटिंग एन आइटम इन्वेंट्री इज इकोनॉमिक कंट्रोल रादर देन फिजिकल पोजेशन। कहता फिजिकल पोजेशन को नहीं देखना, किसको देखना है? और वो उस ये है क्या सारे के सारी बात सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ये डिस्कस कर रहा है, सारा ये कॉन्सेप्ट है। Therefore, when an entity purchase inventory, the item is included in the inventory, even if the purchaser does not have physical possession of those items. उसकी चाहे physical possession नहीं भी है, फिर भी उसकी इन्वेंट्री है। शर्त क्या होनी चाहिए? रिस्क एंड रिवार्ड। सपोज दैट आप लोग को इन्वेंट्री खरीदने गए हो, खरीद ली इन्वेंट्री, उनको अच्छा साइड पे रख, मैं आता हूं, साइड पे रखवा दी। वो इन्वेंट्री आपकी हो गई या अभी तक उसकी है? अब आपकी इन्वेंट्री हो गई, क्योंकि आपने उसको खरीदा है। आपने कहा अच्छा मैं आगे होके आता हूं, ये मेरी इन्वेंट्री साइड पे कर दो। इसे बोलते हैं किसी के पोजेशन आपके पास है लेकिन वो थर्ड पार्टी की है, तो इन्वेंट्री आपकी नहीं है। जब किसी और के बिहाफ के ऊपर आपकी इन्वेंट्री पड़ी हो ना, वो आपकी इन्वेंट्री नहीं होती। आपकी इन्वेंट्री वही है जिस पर आपका, आप मुझे बताओ वो चीज आपको सेट अलग करवा के रखवा दिया, आप उसे बेच सकते हो? अब वो इन्वेंट्री रखवा के चला गया है कि ये मेरी चीज शॉपर में रखो, ये इधर रख दो। क्या आप एक और कस्टमर है कि मुझे ये शॉपर वाली चीज दे दें? आप बेच सकते हो? नहीं। आप अपनी इन्वेंट्री दूसरी बेच सकते हो, वो आपका इकोनॉमिक कंट्रोल उसके ऊपर खत्म हो गया। ठीक होगी बात? तो अब ये पैराग्राफ समझ लगा? दोबारा एक दफा, गुड्स इन ट्रांजिट आल्सो कैटेगराइज एज इन्वेंट्री। कहता है गुड्स इन ट्रांजिट भी इन्वेंट्री है अगर कंट्रोल बायर को ट्रांसफर हो गया।
सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है कि सिर्फ लीगल पोजेशन ना देखो बल्कि उसका कंट्रोल दे, रिस्क एंड रिवार्ड दे। गॉट इट? उसके बाद मेजरमेंट इन्वेंटरी और मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह पता है। फिर हमने ये चीज पढ़ ली थी, ये सारा एक दफा आपने देख लेना था, देख लिया होगा, ये सवाल भी आपने कर लिया होगा, जवाब बराबर आ गया था। ये मैंने अभी आपको ये भी मैंने पढ़ा दिया था, नॉर्मल ये हो गया था ना, ये थोड़ा सा पढ़ लो यहां से। स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग मे बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। वैसे स्टोरेज कॉस्ट ऐड नहीं करते, लेकिन किसकी स्टोरेज कॉस्ट, वो भी लफ्ज क्या लिखा हुआ है, मे बी, नॉट 100%। However, storage cost of finished goods is not included in the cost of inventory and it does not contribute to bringing the inventory to its present location and वो तो पहले ही कंडीशन में आ चुकी है। कंडीशन किसे कहते हैं, सेलेबल कंडीशन। जब वो चीज तैयार होके स्टोर में पड़ी हो ना, वो पहले कंडीशन में आए, कंडीशन में लाने तक का खर्च ऐड करते हैं। कंडीशन में आ जाए सेलेबल कंडीशन में तो फिर ऐड नहीं करते। हाँ जी, ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन और नॉर्मल कैपेसिटी को बस थोड़े 1-2 दिन के लिए इसको वेट करवाते हैं। जो चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी है मैं बुक से वेरीफाई करवा देता हूँ। एनआरवी की डेफिनेशन है जनाब, ये आपने पढ़ ली थी, इसको वैसे बाद पे एक टाइम आना है इसके ऊपर, यहां पे आ जाए। पहले ये देखें रीजन फॉर राइट डाउन। राइट डाउन का मतलब कब होगा, तो जब इन्वेंट्री को अपनी एनआरवी से सॉरी कॉस्ट से भी कम लेकर जाना है। Those inventories are damaged, कहते those cost of inventory may not be recoverable. Cost of inventory may not be recoverable, इसका मतलब पता है, वो जितने का खरीदा है उतना भी रिकवर नहीं हो रहा, उससे कम रिकवर हो रहा है। वो कब ऐसा होता है, जब उसकी एनआरवी कम हो जाए, इन्वेंट्री डैमेज हो जाए, इन्वेंट्री होली या पार्शली, पूरी या कुछ, their selling price have declined, the estimated cost of completion। हाँ, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का मतलब ये है कि हमने चीज सेल करनी है, उसके ऊपर ट्रैवलिंग कॉस्ट ज्यादा आ गई। सेल वैसे सही कीमत पे हो रही है, लेकिन ट्रैवलिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा आ गई कि नेट किया तो हमारी है नेट कम आ गया। तो जब वो सेल प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट करते हैं ना, सेलिंग कॉस्ट बढ़ गई थी, एनआरवी फिर भी कम हो जाएगी। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू मेक द सेल फॉर इंक्रीज्ड, ये वही चीजें हैं वो जो लेस नहीं करते हम, सेलिंग कॉस्ट या 2 क्लास हुआ, एक अकाउंटिंग की और एक सीपीएस, ठीक, बाकी और सेलिंग कॉस्ट या फिर रिपेयर वगैरह एक्सपेंस। कहते ये भी बढ़ जाए ना, ये भी बढ़ जाए तो हमारी सेलिंग वैल्यू कम हो जाती है। आइटम बाय आइटम पे इन्वेंटरीज आर यूजुअली रिटर्न डाउन टू एनआरवी आइटम बाय आइटम, मतलब अलग अलग। कैसे, इन सम सर्कमस्टांसेस इट मे बी अप्रोप्रिएट टू ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड आइटम्स। कहता हो सकता है एक जैसी इन्वेंटरी उन्होंने इकट्ठा कर लो, यानी एक एक यूनिट को अलग अलग नहीं करना। अगर एक जैसे सारे यूनिट हैं जिनके सबकी एनआरवी एक जैसी है तो उसको इकट्ठा कंपेयर किया जा सकता है। It is not appropriate to write down inventory on the basis of classification, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्लासिफिकेशन का पहले तो मतलब पता होना चाहिए, क्या क्लासिफिकेशन होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। वो कहता है क्लासिफिकेशन को नहीं देखना कि रॉ मटेरियल को अलग कंपेयर करो, अभी आप करके आए हैं, उनका आपस में डिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस है कि जब फिनिश गुड्स की एनआरवी कम होगी तो बाकियों को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी करना है, और अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी कम नहीं है तो उनको भी फिर कॉस्ट पे लेना है। आसान अल्फाज में बताने लगा, अगर फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम है तो उसको कॉस्ट पे लोगे ना, तो बाकी को लेना ही कॉस्ट पे। अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पे तो बाकी कॉस्ट पे, अगर फिनिश गुड्स एनआरवी पे तो बाकी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे, यानी कि बाकी एनआरवी पे नहीं, उसके लिए फिर क्या इस्तेमाल होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। हाँ जी, ये आ गया एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल। उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल, और आपको भी पेपर में अगर आया ना सवाल तो यही आएगा, गौर से देखिएगा जरा। मटेरियल पहले पढ़ ले, बस लिखने की जरूरत नहीं है।
materials and other supplies held for use in the production of inventory are not write down below cost. सर क्या मतलब है? NRV पे नहीं लिखना. कब? If the finished product in which they will be incorporated are expected to sold at above their cost. कितना घुमा के लिखे. क्या कहना चाह रहा है वो कि अगर NRV अबव कॉस्ट बिक रहा है, इसका मतलब है उसकी NRV ज्यादा है. अबव कॉस्ट का बिकने का मतलब NRV बिकने को कहते हैं ना. वो कहते हैं अगर आपकी फिनिश गुड्स अबव कॉस्ट पे बिक सकती है, मतलब उसकी NRV ज्यादा है, तो फिर आपने रॉ मटेरियल को बिलो कॉस्ट पे नहीं ले जाना, उसको बिलो कॉस्ट पे नहीं ले जाना. और अगर उसकी NRV कम है तो फिर उसको आपको लोअर ऑफ कॉस्ट से जाना. यही में लिखा हुआ है. यहां से ना वो थ्योरेटिकल सवाल भी बना सकता है और न्यूमेरिकल भी बना सकता है. ठीक होगी बात. अब एक कुछ सवाल कर लें इसके, क्योंकि मैंने ना आज 5 और वेटेड एवरेज में नहीं जाना. आज मैंने पहले ये काम करवाना है, फिर नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर आगे उस पे जाएंगे. जी जनाब. गुड्स परचेज टू बी रीसोल्ड, कॉस्ट है 10,000, हैव बीन डैमेज्ड एट द ईयर एंड देयर रिप्लेसमेंट ब्रिंग प्राइस. रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट बाइंग प्राइस इज 9,000. मतलब क्या है कि अगर हम इसको आज खरीदते हैं ना तो 9,000 की मार्केट से मिलेगी. दे कैन बी सोल्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर 14,000. अगर आप नॉर्मली बेचते तो कितने की बिकती? लेकिन 4,500 उसके ऊपर एक्सपेंस आएंगे उसको रिपेयर करवाने. मैंने आपको एक ही तरीका बताया है. क्या करो, फौरन लिखो उसकी कॉस्ट, उसकी NRV, ये बात, और उसको फिर लिखो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड. अब वो कहता है स्टॉक टू बी वैल्यूड, किस पे लिखना है? कॉस्ट कितनी है? 10,000. NRV की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस. तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 14,000 और सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं? 4500. 9,000 आपको धोखा देने के लिए बताया. अब मार्केट में कितने का बिकता है कितने का नहीं बिकता, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं. तो बताया जरा, 14,000 माइनस 4500 करो, कितना बनता है? 9,000. तो आपका स्टॉक किस पे वैल्यू होगा? 9,000. आपका स्टॉक कॉस्ट से कम हुआ या नहीं? जितना कम हुआ ना, इसे कहते हैं NRV लॉस. क्या बोलते हैं इसको? NRV लॉस. जितना स्टॉक आपका अपनी मार्केट यानी अपनी कॉस्ट से कम हो जाए, कॉस्ट से ज्यादा हो जाए, नो NRV लॉस. कॉस्ट से कम हो जाए, NRV लॉस. इसे बोलते हैं इन्वेंट्री को राइट डाउन करना. 10,000 वाली इन्वेंट्री आपने कितने की लिख दी? 9500 की. कितनी राइट डाउन कर दी? 500. क्लोजिंग स्टॉक 9500, NRV लॉस 500. सवाल हो गया ये? लो जी, इसका आंसर भी आप देख लें. राइट डाउन टू NRV लॉस, ये देखो लिखा हुआ 500, और वैल्यू रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 9500. उधर तो क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना. ठीक होगी बात. अब आज जो चिंटू वाले सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है. ये किया भी था आप लोगों को, मैंने दिया था करने के लिए, और इंटरेस्टिंग सवाल है. दोनों इसमें इंटरेस्टिंग है, दोनों पार्ट भी इंटरेस्टिंग है. असल में तो ये सवाल आप किताब से भी कर सकते हो, लेकिन असल समझ वो बहुत जरूरी है. चिंटू कंपनी डील्स इन 2 प्रोडक्ट नेमली A एंड B. इकट्ठा करोगे अलग अलग करोगे? जब नाम ही अलग है तो फिर तो इकट्ठा कर ही नहीं सकते. रिलेटेड टू ईच प्रोडक्ट इज एज फॉलो. पहले प्रोडक्ट A. रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी ऐसा होता है सवाल आप सारा करके आ जाते हो, जवाब भी लिखकर आ जाते हो, उसने वो पूछा ही नहीं होता. इसलिए ये भी पता करना जरूरी है उसने पूछा क्या है. रिक्वायरमेंट पढ़ो जरा, क्या पूछा? NRV फाइंड करो. उसने ये नहीं पूछा लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, उसने कहा NRV फाइंड करो बस. तो पेपर में ये ध्यान रखना जरूरी है. तो NRV होती क्या है जुबैर? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ओरिजिनली सेल कितने पे होगी माइनस नेट करो किससे? कोई सेलिंग एक्सपेंस आ रहा है, और सेलिंग एक्सपेंस होना चाहिए. ठीक है. प्रोडक्ट ए के बारे में देखते हैं. दिसंबर 2021 चिंटू कंपनी हैड 100,000 यूनिट्स फॉर प्रोडक्ट ए विद कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट उसकी कॉस्ट को कहते हैं. कैरिंग अमाउंट उसकी कॉस्ट.
₹400,000, यानी 1 लाख यूनिट पड़े हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है 4 लाख। अगर मैं पूछूं 1 यूनिट की कॉस्ट तो बता सकते हो, डिवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं। ऑफ दिस 20,000 यूनिट्स हैव बीन सेट असाइड, इसमें 20,000 यूनिट अलग कर दिए फॉर XYZ लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ फर्म सेल्स कमिटमेंट एट ₹6 पर यूनिट, कि उनको कहा जी हम 6 रुपए का आपको बेचेंगे, जिसकी सेल प्राइस अलग हो उसको आइटम बाय आइटम अलग कर दो उसको। आगे द करंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹4, उनको हम उनसे हमारा एग्रीमेंट हो गया कितने का बेचेंगे 6 रुपए का, लेकिन करंट कितने का बिक रहा है मार्केट में 4 रुपए का। सेलिंग कॉस्ट ऑफ फॉर द 20,000 यूनिट्स इज ओनली ₹1,000, वो जो 20,000 यूनिट आपने बेचना है ना उनकी सेलिंग कॉस्ट कितनी है 1,000 रुपए, और दूसरों की कितनी है 1 रुपया पर यूनिट। ये आपका अपना तरीका है, जैसे मर्जी कर ले। एक बात तो कंफर्म हो गई, आपने 80,000 यूनिट्स को अलग करना है और 20,000 यूनिट्स को अलग करना है। ये आपका कमाल है, आप कॉस्ट और NRV पर यूनिट लेना चाहते हो या टोटल लेना चाहते हो। आओ जरा, यहां पर मैंने लेनी है कॉस्ट। कोई बता सकता है 80,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट 3,20,000, और इसकी कितनी होगी 80,000। ये कैसे आ गया, किसी को पता चला? कोई अल्लाह ले 4 लाख कॉस्ट है 1 लाख यूनिट की, इसको डिवाइड करके तो देखो 4 लाख को 1 लाख पे डिवाइड किया तो कितने पैसे आ गए 4 रुपए 1 यूनिट की। तो 80,000 यूनिट की कितनी होगी 3,20,000। कैसे पता चला? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 4। और 20,000 यूनिट की कितनी होगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4। हाँ, मैं अलग अलग भी कर सकता था, 4 रुपए कॉस्ट लिखते थे। अब आ जाओ इसकी NRV पे, मैं NRV नीचे लिखता हूं। NRV 80,000 यूनिट कितने का बिकेगा 4 रुपए का, नजर आया? और कितने उसके ऊपर कॉस्ट आएगी 1 रुपया। तो बता सकते हो नेट NRV 3। तो 80,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 40,000। 80,000 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, पता चला क्यों 3 से किया। अब आगे उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 20,000 को 6 से। 20,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, कितना आंसर आ गया 1,20,000। उसमें से माइनस क्या करूंगा 1,000 पर यूनिट है या टोटल है? वो सिर्फ इसी की वजह से तो हमने सबको टोटल में ले गए। इसकी NRV आ गई 1,19,000। पता चला? अब क्या हम जाएं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पे? नहीं, उसने पूछा ही NRV है। क्या पूछा है? तो ये NRV पड़ी, इसको टोटल कर लें, आपकी NRV आ गई। उसने हमसे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV नहीं पूछा बल्कि NRV पूछा। पेपर में ये कम पूछता है, पेपर में हमेशा वो पूछता है स्टॉक बताओ जो रिपोर्ट करना है, और वो कौन सा रिपोर्ट करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। ये हो गया सवाल। चलो जी, इसकी NRV 359 59। लो जी, मजे का सवाल तो दूसरा है, पहले का तो ये NRV आ गई, अब दूसरे की NRV। ये इंटरेस्टिंग है, तब भी इंटरेस्टिंग थी जब पहले किया था और अब भी इंटरेस्टिंग ही होगी। आओ पढ़ो जरा। जी मेरे भाई, प्रोडक्ट B has been placed in a warehouse with a little infrastructure. The factory manager informed the management on 15th January. देखें जी, हमारा ईयर एंड है ये 31 दिसंबर। 15 जनवरी को जी कॉल आई आपको, क्या कहते हैं? The entire warehouse and all the inventories contained therein with the carrying amount 900,000 have been destroyed. 9 लाख का स्टॉक आपका गया, कॉस्ट आ गई 9 लाख। अब had been destroyed in the series of storm. The first storm hit the warehouse 29 दिसंबर। पहला सिलाब कब आया, फ्लड या कब आया स्टॉर्म? यहां पे 29 दिसंबर को। और कितनी इन्वेंट्री डैमेज हो गई 70%।
अगला स्टॉर्म कब आया? 5 जनवरी को। और जो बाद में आता है ना, इसको नहीं देखते। अपनी रिपोर्टिंग डेट से पहले देखो क्या तब आपका स्टॉक डैमेज था या नहीं था। उसके बाद आपके स्टॉक को क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं देखना। किस डेट को देखना है? रिपोर्टिंग डेट को। अब उस दिन आपका 70% स्टॉक डैमेज है, 30% ठीक है। ऐसा ही है ना, 29 दिसंबर को 70% डिस्ट्रॉय हो गया था। बाकी कब डिस्ट्रॉय हुआ था? 5 जनवरी को। तो जो 5 जनवरी को डिस्ट्रॉय हुआ है ना 30%, उसको कंसीडर है। आगे पढ़ते हैं। कहता ही एस्टिमेटेड द एंटायर इन्वेंट्री सेल एज अ स्क्रैप। कहता पूरी इन्वेंट्री कितने की बेची जाएगी? 1 लाख की, मतलब 70% भी और 30% भी। लेकिन हमने देखना है 31 दिसंबर को तो 70% है, तो सिर्फ 70% स्क्रैप लेंगे, बाकी नॉर्मल उसकी कॉस्ट लेंगे। आगे क्या कहता है? कॉस्ट टू सेल द एंटायर इन्वेंट्री एज अ स्क्रैप इज 1000। द नॉर्मल सेल वैल्यू इज 15 लाख। नॉर्मल जब 9 लाख का खरीदा था तो क्या सोचा था? 15 लाख का बेचेंगे 9 लाख वाला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आगे वो कहता है कॉस्ट वुड हैव बीन 10% देयर ऑफ। सेलिंग कॉस्ट कितनी थी? 10%। और जरा इसको हल करने का तरीका देख लो एक दफा। देखिए सबसे पहले तो आपने 9 लाख का स्टॉक था ना, 9 लाख का 70% अलग करो और 9 लाख का 30% अलग करो, उनकी कॉस्ट अलग कर दो। ये कितना आ जाएगा? और ये कितना आ जाएगा? 270। इसकी जो एनआरवी है वो कितनी है भला पता है? 1 लाख का एनआरवी नहीं, सेल प्राइस। इसकी सेल कितनी है? 1 लाख का 70%, मतलब के 70,000। और इसकी सेल वैल्यू क्या है? 15 लाख का 30%। क्योंकि 30% तो ठीक है ना 31 दिसंबर को, तो इसने तो 15 लाख का बिकना था, लेकिन सारे का सारा सही नहीं है, 30% ठीक है बस। तो वो कितनी वैल्यू आ गई? 450,000 सेल सेलिंग एक्सपेंस। इसका सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 1000 का 70%। ये देखो जो स्क्रैप है ना उसका सेलिंग एक्सपेंस है 1000 और उसका कितना है? 10%। तो 1000 तो पूरी इन्वेंट्री का है ना, हमने 70% लेना है। ये कितना आ गया? 7000 और 700। और इसका कितना आएगा? इसका 2% 10%, इसका, और जो सेल किया उसका 10%। मतलब मैं लिख ही देता हूं 450,000 का 10%, वो कितना आ गया? 40। अब मेरे भाई एनआरवी फाइंड कर लो। सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंस, 70,000 माइनस 700, 70,000 माइनस 700 कितना? 69,300। और इसकी एनआरवी क्या आ गई? 4,50,000 माइनस 45,000। उसने हमसे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी नहीं पूछा, उसने पूछा एनआरवी क्या है। तो ये है, इसका टोटल कर ले, एनआरवी आ जाएगी 474,300। ये एनआरवी उसने पूछी है तो एनआरवी आ गई। अगर उस हमसे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पूछता तो क्या करते? कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करते अलग अलग, फिर उसका आंसर। ठीक होगी बात? चलिए नमाज पढ़ ले, फिर नमाज पढ़ने के बाद ना फिर आगे स्टार्ट करते हैं।